हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी जो आपके एलएलबी के एग्जाम्स के लिए या बाकी लॉ से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। ये सेशन आज का हिंदी में होने वाला है, जिसमें हम पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखेंगे, यानी कि भारतीय अनुबंधन अधिनियम का उद्देश्य क्या है। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आया था उसके लिए उसके पीछे क्या पर्पस था, हम इसको देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जितने भी स्लाइड्स होंगे वो सारे स्लाइड्स आपको हिंदी में देखने को मिलेंगे, यानी कि आप इस वीडियो को पॉज करके आपने हिंदी में नोट्स बना सकते हैं पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जो संविदा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह है कि यह स्पष्ट करता है, नियम और दिशा निर्देश प्रदान करता है। ठीक है, कि दो या दो से अधिक लोगों के बीच किए गए समझौते किस प्रकार कानूनी रूप से बाध्यकारी बनते हैं और ये समझौते कानून द्वारा कैसे लागू किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया है ना, इस ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? ताकि कानूनी और नैतिक सीमाओं को बनाए रखा जा सके। ठीक है, ये अधिनियम अनुबंधन में शामिल सभी पक्षों के अधिकारों की सुरक्षा में मदद करता है। ये क्या करता है? जितने भी अधिकार दिए गए हैं ना पार्टीज को, उनके अधिकारों की सुरक्षा करता है। ठीक है, और जब किए गए वादे पूरे नहीं किए जाते, तब उन विवादों को हल करने में भी ये सहायक होता है। जब वादे प्रोमिसेस होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, अगर कोई भी पार्टी अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या करवाता है? जो पार्टी होती है जो अ, वादे को पूरा नहीं कर रही है, उसको फोर्स करता है कि आप अपने वादे को पूरा करो। अगर आपने वादा तोड़ दिया है तो आप दूसरी जो विक्टिम पार्टी है उसको कंपनसेट करो, यानी कि विक्टिम पार्टी को थ्रू रेमेडीज ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक पार्टीज के बीच में ट्रस्ट क्रिएट करता है कि हाँ, आप किसी भी अनुबंधन या समझौते में एंटर कर सकते हो। अगर कोई ब्रीच होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जाता है, तो लॉ आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया इसके क्या उद्देश्य हैं। इस एक्ट के क्या उद्देश्य हैं? समझौतों को कानूनी रूप से लागू योग्य बनाना, अधिकारों की रक्षा करना और शोषण को रोकना, निश्चितता और स्पष्टता लाना, व्यापार और आर्थिक स्थिति को प्रोत्साहित करना, उल्लंघन की स्थिति में रेमेडीज या उपचार प्रदान करना, धोखाधड़ी और अवैध कृत्यों को रोकना। अब हम वन बाय वन करके इनको ये एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आया समझौतों को कानूनी रूप से लागू करना। प्रत्येक वादा या समझौता संविदा नहीं होता। जितने भी प्रॉमिस किए जाते हैं, ठीक है, या जितने भी मैंने नॉर्मल चलती हुई बातें कह दी कि ठीक है मैं कल मिलती हूँ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाता, ये संविदा नहीं हो जाता। केवल वे समझौते जो कानून द्वारा लागू किए जा सकते हैं, वही वैध संविदा कहलाते हैं। जो एग्रीमेंट्स, जो प्रोमिसेस एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो जाती है, जिनको कानून लागू करवा सकता है, यानी कि जिसके टूटने पर मैं कानून में जाके अप्रोच कर सकती हूँ कि ये देखिए, इसने ये वादा किया था और ये पूरा नहीं किया है, केवल वही एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, ए बी से कहता है कि वह अपनी बाइक 10,000 रुपए में बी को बेचेगा और बी सहमत हो जाता है, तो ये एक वैध संविदा है, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। यदि कोई भी पक्ष अपनी बात को नहीं निभाएगा ना, तो दूसरा पक्ष अदालत में जाने का अधिकारी है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में क्रिएट हो गया है, जिससे अगर किसी भी एक ने अगर दूसरे की बात को ना मानते हुए अपने वादे को पूरा नहीं किया है, तो जो बचा हुआ पक्ष है, जो मतलब पीड़ित पक्ष है ना, वो कोर्ट कोर्ट में जाके अपनी बात को इन्फोर्स करा सकता है। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया? कि कुछ एक सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे कि कल मिलते हैं, या चलो आज शाम को डिनर करते हैं, या मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा। ये सब क्या है? एक सोशल एग्रीमेंट्स हैं। इन सोशल एग्रीमेंट्स के लिए ना, मैं अगर सामने वाली पार्टी इस बात को पूरा नहीं कर रही है ना, तो मैं जाके इन्फोर्स नहीं करवा सकती कोर्ट में। ठीक है, इसमें कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं आती है, लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं आती है। ठीक है, और दूसरे तरीके के समझौते क्या होते हैं? कानूनी समझौते, जिसके अंदर लीगल एग्रीमेंट्स बनते हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, जिसके आधार पर, जिसके अंदर लीगल ऑब्लिगेशंस आती है। जैसे कि ए ने बी को कहा था कि मैं तुम्हें अपनी बाइक 10,000 रुपए में बेचूंगा, तो अब ए जो है वो बाध्य हो, कानूनन रूप से बाध्य हो गया बी को 10,000 रुपए में ही अपनी बाइक बेचने को। इसके बाद ए को अगर कोई और बायर मिलता है, जो और कोई
बायर मिल रहा है जो 12,000 में या 13,000 में उसकी बाइक खरीद रहा है, ए उसको अपनी बाइक नहीं दे सकता, क्योंकि ए ने बी को कानूनी रूप से एक प्रॉमिस कर दिया कि मैं तुझे अपनी बाइक 10,000 रुपए में दूंगा, ठीक है। यहाँ पे जो पार्टीज होती है ना, उनके पास इंटेंशन क्रिएट हो जाती है, किसमें, एक कानूनी रिश्ते में बंधने की। उन वो दोनों सोचते हैं कि हाँ ठीक है, अगर बी ने नहीं माना तो मैं कानून का सहारा ले सकता हूँ, बी सोचता है अगर ए ने नहीं माना तो मैं कानून का सहारा ले सकता हूँ, ठीक है। उन दोनों की ये इंटेंशन होती है, उनका मतलब उनकी ये पूरी दोनों के बीच में एक विश्वास पैदा होता है कि हाँ, हम दोनों इस चीज को कानूनी रूप से मानेंगे, ठीक है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कंसीडरेशन आता है, ठीक है, जिसके अंदर एक बंदा दूसरे बंदे को किसी चीज के बदले में एक सामान देता है, ठीक है। जैसे कि इस एग्जांपल में ए के लिए कंसीडरेशन हो गया 10,000 रुपए और बी के लिए कंसीडरेशन हो गया वो बाइक, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि सिर्फ एक प्रॉमिस, हल्की फुल्की प्रॉमिस से काम नहीं चलता। अगर वो प्रॉमिस के पीछे लीगली इन्फोर्सेबल हो जाती है वो प्रॉमिस, उन दोनों के बीच में ये इंटेंशन बन जाती है कि हम कानूनी बाध्य करा रहे हैं अपनी इस प्रॉमिस को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है, ठीक है। इसमें बार्गेन का कोई सिस्टम नहीं होता कि आप छोटा मोटा अरे इतने नहीं इतने में दे दे, ये सब चीजें नहीं होती हैं, ठीक है। लीगल इन्फोर्सिबिलिटी का एक्चुअल मतलब ये हो गया कि किसी भी प्रॉमिस को जब लॉ का सपोर्ट मिल जाता है, लॉ की बैक मिल जाती है कि ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे लेके चलो और लॉ इसको सपोर्ट करेगा, अगर किसी ने भी इंफ्रिंजमेंट किया है, किसी ने भी ब्रेक किया है किसी कॉन्ट्रैक्ट को, अगर लॉ से उसको पहचान मिल जाती है तो वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो गया। इसमें जो होता है, एक लीगल ऑब्लिगेशन, पार्टियों के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, ठीक है। और अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाते हैं तो जो विक्टिम पार्टी होती है उसको रेमेडीज मिलती है, ठीक है। इस तरीके से समझौतों को कानूनी रूप से लागू किया जाता है, एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकारों की रक्षा और शोषण से बचाव। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका दूसरा काम है कि वो जितनी भी पार्टीज होती है उनके अधिकारों की रक्षा करता है, और कोई भी जो कमजोर पार्टी होती है उसको शोषण से बचाता है, कि ऐसे नहीं हो पावरफुल पार्टी उसका शोषण करे, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है ना, वो ये निश्चित करता है कि कोई भी समझौता फेयर हो और दोनों पार्टीज की मर्जी से बना हो, ठीक है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी कमजोर पार्टी के शोषण करता है ना, तो भी कानून की नजर में वो इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। इसमें फ्री कंसेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, कि दोनों पार्टीज अपनी फ्री कंसेंट से किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ रही हैं। किसी तरीके का दबाव या कोअर्जन नहीं होना चाहिए, किसी तरीके से धोखाधड़ी या फ्रॉड नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी भी कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस, जिसको कहते हैं अनुचित प्रभाव, किसी तरीके का अनुचित प्रभाव नहीं होना चाहिए एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी पर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करने के लिए, क्योंकि अगर ये प्रूव हो गया कि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस, वो फ्रॉड या वो कोअर्जन या वो नॉट फ्री कंसेंट में बना है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड हो जाएगा। इसके साथ साथ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए एक लॉफुल ऑब्जेक्ट, मतलब वैलिड उद्देश्य होना चाहिए। किसी चोरी के या किडनैपिंग के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसको एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं कराया जा सकता, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि सामने वाली पार्टी को ये भी पता लगता है कि हाँ, ये अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है कानूनी तरीके से वैध है कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका मतलब ये एक लॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ बन रहा है ना। इससे क्या होता है, अधिकारों की रक्षा भी होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है निश्चितता और स्पष्टता स्थापित करना। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एक मुख्य काम क्या है, निश्चितता और स्पष्टता, सर्टेनिटी और क्लैरिटी लाना, ठीक है। अब सर्टेनिटी एंड क्लैरिटी का क्या मतलब होता है, जो हमारा लॉ है ना, वो ये सुनिश्चित करता है कि जब दो लोग किसी भी वादे या किसी भी लीगल बॉन्ड के अंदर एंटर कर रहे हैं, ठीक है, तो उस जो बॉन्ड है ना, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एग्रीमेंट है ना, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन ना बिल्कुल क्लियर हो, किसी तरीके की उसके अंदर धुंधलापन नहीं हो। जैसे कि मेरी बाइक मेरी बाइक को 10,000 या 15,000 में ले ले, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, ये वेग है, ये धुंधलापन है। 10,000 और 15,000 में से एक चीज स्पेसिफाई करनी जरूरी है किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। इसका मतलब किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट की मुख्य शर्त, जैसे 10,000 या 15,000 उसकी मुख्य शर्त है उसको बेचने के लिए, तो जो मुख्य शर्त है ना, जैसे कि क्या बेचा जा रहा है, कितने में बेचा जा रहा है, कब दिया जाएगा, ये सब चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। अगर ये अस्पष्ट होंगी, ये वेग होंगी, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब कोर्ट क्यों कहता है कि इसको स्पष्ट कर दो, कोर्ट इसलिए कहता है इसको स्पष्ट करो कि आगे चलकर फ्यूचर में दोनों पार्टीज के बीच में किसी तरीके का कोई वाद विवाद होता है, ठीक है, तो
अगर टर्म्स एंड जो कंडीशंस है वो पार्टीज को ही क्लियर नहीं है तो कोर्ट को कैसे क्लियर होंगी? तो कोर्ट उसमें फैसला कैसे देगा जब उसकी टर्म्स एंड कंडीशन ही अस्पष्ट है, वैद्य मतलब स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, तो कोर्ट को भी तो क्लियर नहीं होगी ना। तो जब कोर्ट को क्लियर ही नहीं होगी कोई चीज तो कोर्ट उसमें फैसला कैसे देगा कि किसकी गलती है, किसने ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन होगी उसका स्पष्ट होना, स्पष्टता जरूरी है, निश्चितता जरूरी है। निश्चित करो कि क्या अमाउंट आप दोगे, कब दोगे, सामान कब लोगे, इस टाइप से चीजों को क्लियर करो। इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है व्यापार और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो वो व्यापार और आर्थिक विकास को किस तरीके से प्रोत्साहित करा है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाता है। लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाता है ना, जब वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है तो वो एक ट्रस्ट जनरेट कर देता है पार्टीज के बीच में। ठीक है, किसी पार्टी को किसी दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ऑलरेडी ट्रस्ट होता है कि अगर मैं लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन के साथ इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करूंगा तो मुझे कानून सपोर्ट करेगा, है ना। वो जो ट्रस्ट होता है, उस ट्रस्ट के साथ वो जो व्यापारी है, वो बिजनेसमैन है, वो बहुत खुले दिल से ट्रेड करता है, खुले दिल से कोई व्यापार करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर मुझे धोखा मिलेगा, मेरे साथ धोखा किया जाएगा, तो मेरे पास गारंटी है कि मुझे कानून सपोर्ट करेगा। ठीक है, मतलब एक व्यापारी किसी दूसरे शहर, दूसरे देश के व्यापारियों से कोई डीलिंग करता है, ठीक है, कि अपने माल को भेज रहा है और जो पैसे आने हैं वो कुछ दिनों के बाद आने हैं, ठीक है, तो भी उसे ये विश्वास है कि मेरे पैसे जरूर आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो कानून का सहारा लूंगा और मैं अपने पैसे की भरपाई करवा लूंगा। ठीक है, अब इससे रिजल्ट क्या आता है? इससे एक मतलब व्यापारी को एक गारंटी मिल जाती है, तो वो अपने मतलब बिल्कुल ओपन माइंड से, खुले दिल से बिल्कुल व्यापार करता है और अपने जो व्यापारिक रिश्ते हैं ना उनको लंबी अवधि के लिए बनाकर रख सकता है। अब इससे इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है, आर्थिक विकास कैसे होती है? जब कानून की ये जो सर्टेनिटी है, ठीक है, ये एक व्यावसायिक वातावरण को सुरक्षित बनाती है, ठीक है, क्योंकि एकदम क्लियर है, सर्टेन है सारी कंडीशंस। तो इससे क्या हो गया, जो एनवायरनमेंट है ना वो बिल्कुल ही ट्रस्ट वर्दी एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। जब लोगों को ये पता होता है कि उनके कानूनी अधिकार, जितने भी अधिकार हैं उनके, वो सुरक्षित हैं और वो जितना निवेश करते हैं उतना ही उत्पादन होता है, ठीक है, तो इस तरीके से उनकी लेन देन की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। अब इससे रिजल्ट क्या होता है? ज्यादा व्यापार होता है, ज्यादा व्यापार होने से क्या होता है, रोजगार ज्यादा होते हैं, ज्यादा रोजगार होती है तो नेशनल इनकम अच्छी जनरेट होती है और जिससे क्या होता है, आर्थिक विकास होता है पूरी सोसाइटी का। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है ना एक आर्थिक मजबूत ढांचा प्रोवाइड करता है, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क देता है, ठीक है, और ये बताता है कि हाँ आप काम करिए, आप ट्रेड करिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है, इसके साथ-साथ ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नेक्स्ट काम क्या है कि वो संविदा के उल्लंघन पर उपाय प्रदान करता है, यानी कि रेमेडीज देता है। वो कब? जब कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अभी जो रेम मतलब जब भी कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वो टूटता है ना, तो लॉ जो है ये इंश्योर करता है कि पीड़ित पार्टी जो भी वादी है, विक्टिम पार्टी है, उसके नुकसान को पूरी भरपाई की जाएगी। ठीक है, ये जो है, ये बात कि हाँ पीड़ित पार्टी के नुकसान की पूरी भरपाई की जाएगी, ये क्या दिखाता है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ की पावर को दिखाता है कि इसके पास कितनी पावर है ना। अब इसमें ये रेमेडीज कैसे देता है? ये रेमेडीज देता है कंपनसेशन के तौर पे, ठीक है, डैमेजेस जिसको बोलते हैं, क्षतिपूर्ति जो लिखा हुआ है यहाँ पे, क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन या डैमेजेस के रूप में। ये सबसे ज्यादा आम उपचार है, नॉर्मल मतलब सबसे ज्यादा यूज करने वाली रेमेडी है। इसमें क्या होता है कि जब कोई वादा तोड़ने वाली पार्टी होती है ना, तो उसको कोर्ट ये आदेश देता है कि पीड़ित पार्टी जो भी है उसके पूरे पैसे वापस कर दो, पीड़ित पार्टी के पूरे पैसे यानी कि मुआवजा, कंपनसेशन उसको दे दो। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है, इस ऑर्डर को देने का पर्पस क्या होता है? इस ऑर्डर को देने का पर्पस ये होता है कि जो पीड़ित पार्टी है ना उसको उस स्थिति में लाना जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट टूटा ही नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल लिखा है, बी ने ए को पैसे दिए कि मुझे ये वाला सामान डिलीवर कर देना। ए ने पैसे तो ले लिए लेकिन डिलीवर नहीं किया सामान। अब कोर्ट ए को ऑर्डर देती है कि आप बी को उसके पैसे वापस कर दो। ठीक है, इसके साथ साथ कोर्ट ए को ये भी ऑर्डर देती है कि अगर आपका सामान डिलीवर ना करने के कारण बी ने सामान कहीं और से महंगे दामों में खरीदा है तो वो जो मनी का डिफरेंस है ना वो भी बी को दो।
यानी कि बी को जितना भी लॉस हुआ है आपके कॉन्ट्रैक्ट ना पूरा करने के कारण, वो सारा आप पे करोगे, ठीक है। इसके बाद कोर्ट ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंसेस का भी ऑर्डर देती है। जब कोर्ट को लगता है कि केवल पैसे दे देने से, कंपनसेट कर देने से मामला नहीं रुक सकता है, तो कोर्ट ऑर्डर देती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का क्या मतलब होता है कि ए ने वादा किया था कि मैं बी को सामान दूंगा, तो ए तुम अब बी को सामान दो। ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट लागू करवाएगी, ठीक है। तो ये होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जहां पे समाधान पैसे से नहीं होता पूरा, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराई जाती है, ठीक है। जैसे यानी कि पैसा लो और मामला खत्म करो की बजाय कोर्ट कहता है जाओ और वो काम करो जिसका तुमने वादा किया था, ठीक। इसके साथ साथ अन्य कानूनी उपाय का क्या मतलब है, अन्य कानूनी उपाय का मतलब है इंजंक्शन जैसे ऑर्डर्स दे देना। जैसे कि किसी कोई कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। किसी कॉन्ट्रैक्ट में ये कहा गया है कि किसी काम को न करने के लिए कहा गया है और पार्टी ने वो काम कर दिया, तो कोर्ट ऑर्डर देती है कि तुरंत रोक दो इस काम को करना, क्योंकि तुमने वादा किया था कि तुम काम, ये वाला काम नहीं करोगे। जैसे कि मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तुम मेरे कॉम्पिटिटर के लिए काम नहीं करोगे, और वो जो पार्टी है सामने वाली मुझसे ये कॉन्ट्रैक्ट करके मेरे से पैसे लेकर सामने वाली पार्टी मेरे कॉम्पिटिटर के साथ भी जाके काम करने लग गई, ठीक है। तो मैं कोर्ट में जब अपनी ये बात लेकर जाऊंगी तो कोर्ट मुझे एश्योरिटी देगा कि हाँ अब ये नहीं करेगा, और उसको इंजंक्शन का ऑर्डर देगा कि तुम्हें अब उसके कॉम्पिटिटर के साथ काम नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट में ये रेमेडीज है ना, ये जो प्रावधान है रेमेडीज का, ये केवल एक सलाह नहीं है, ठीक है। ये केवल सलाह नहीं है, ये एक एनफोर्सेबल रूल है, बाध्यकारी नियम है, किसके ऊपर, उस पार्टी के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है, ठीक है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, ये पार्टियों को भरोसा देता है कि उनके अधिकारों का कभी भी उल्लंघन नहीं किया जाएगा, और अगर उल्लंघन होता है तो उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो यही रेमेडीज का कॉन्सेप्ट है। इसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट लॉ का नेक्स्ट पर्पस है धोखाधड़ी और अवैध कार्यों को रोकना। किस तरीके से, जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है ना, वो ये स्पष्ट करता है कि जिस काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना है ना वो लॉफुल हो, ठीक है। अगर कोई अनलॉफुल काम है, जैसे कि बताया ए ने बी को कहा कि तुम मेरे लिए चोरी कर दे और मैं तुझे इतने पैसे दूंगा, ठीक है। बी ने ए के लिए चोरी तो कर दिया, और बाद में ए ने चोरी के पैसे भी ले लिए और बी को उसका पैसा देने से मना कर दिया, तो क्या बी इस बात को लेकर कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में जा सकता है? क्या बी कह सकता है कि इसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था चोरी का और मैंने चोरी कर दिया, आप देखो मुझे पैसा नहीं दे रहा? नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि इन कामों को, ऐसे गैर कानूनी कामों को करने की कानून की तरफ से मनाही है। आप फिर भी वो काम कर रहे हो तो आपने खुद ही गलत किया है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट था आपका ये, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड हो जाएगा। इसी तरीके से फ्री कंसेंट नहीं है अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। फ्री कंसेंट नहीं होगा तो भी कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो इनवैलिड हो जाएगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर कोअर्जन से बना है, जबरदस्ती बनाया गया है, डरा धमका के बनाया गया है, या फ्रॉड से तरीके से बनाया गया है कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कुछ मिसलीडिंग फैक्ट्स बता दिए इस कॉन्ट्रैक्ट से लगते हुए, और उसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया, तो ये क्या है, फ्रॉड किया उसने। या फिर अवैध उद्देश्य, जैसे मैंने आपको बताया अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स, इनके साथ बने हुए जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो इनवैलिड होंगे। और ये गारंटी करता है कौन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, की अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उसको इनवैलिड करार कर दिया जाएगा, उनको फुलफिल नहीं कराया जाएगा, ठीक है। तो जो विक्टिम पार्टी है, जिसके साथ कोर्जन हुआ है, जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, उसको भी ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सपोर्ट करता है। उसके एंड से ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वॉइडेबल होते हैं, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है, ठीक है। जितना कंटेंट अभी तक मैंने दिया आपको पर्पस का, जो 6 पॉइंट्स मैंने आपको कराए, उनकी एक्सप्लेनेशन बताई, उनको आप एग्जाम में लिखोगे तो आपका एक सफिशिएंट लेंथ का क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा 20 मार्क्स के लिए। बट फिर भी अगर कुछ स्पेस आपको बचता है कि हाँ मुझे इतने में ये क्वेश्चन पूरा करना था, अभी वो पेज बचे हुए हैं, तो उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स को एग्जाम में कंसीडर कर सकते हैं। वो एग्जाम्पल्स जनरल एग्जाम्पल्स होते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हैं, वहां पे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग, जो आपका टॉपिक पे अंडरस्टैंडिंग है, उसके अकॉर्डिंग वहां पे लिख कर आ सकते हैं। जैसे कि
ए बी से 20,000 रुपए में 10 टन तेल खरीदता है, तो ये क्या है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वैध संविदा है। यदि ए भुगतान नहीं करता या तेल की आपूर्ति नहीं करता, तो या बी तेल की आपूर्ति नहीं करता, तो पीड़ित पक्ष जो भी होगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में पूरा नहीं कर रहा है, वो अदालत में रेमेडी के लिए मुकदमा कर सकता है। इसी की तरीके से व्यक्तिगत संविदा का उदाहरण है, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से एक निश्चित कार्य कराए जाने के बदले में धन देने का वादा करता है और दूसरा व्यक्ति वह कार्य कर देता है, लेकिन भुगतान नहीं किया जाता, काम करने के बाद भी उसको पैसे नहीं दिए जाते, तो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, अपने धन वसूलने के लिए उसके पास कोर्ट का सहारा लेने का पूरा अधिकार है। अवैध समझौते मैंने आपको बता दिए हैं कि अगर कोई ऐसी बात पे एग्रीमेंट होता है जिसमें जो इनवैलिड बातें हैं, अनलॉफुल बातें हैं, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट हमेशा ही इनवैलिड रहेगा। अब हम लास्ट में कंक्लूजन देख लेते हैं। संविदा अधिनियम का उद्देश्य क्या हो गया? ये सुनिश्चित करना कि समझौते कानूनी ढांचे में बने, लागू किए जाएं और यदि उनका पालन ना हो तो कानूनी उपाय उपलब्ध कराए जाएं। तो इसका मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो ये हमें गारंटी देता है कि जितने भी हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं कानूनी ढांचे में, वो लागू किए जाएंगे, मतलब वो लीगली इन्फोर्सिएबल होंगे। और अगर उनको नहीं माना जाएगा, उनको तोड़ा जाएगा, तो कानूनी उपाय यानी कि रेमेडीज भी उपलब्ध कराई जाएंगी पीड़ित पार्टी को। ठीक है? ये जो एक्ट है ना, ये व्यापारियों को या व्यक्तिगत लेन देन में निश्चितता, सर्टेनिटी देता है, फेयरनेस, निष्पक्षता देता है और ट्रस्ट बिल्ड करता है पार्टीज के बीच में कि हाँ, हमारे साथ अगर कोई धोखा होगा तो कानून हमें सपोर्ट करेगा। ठीक है? इससे राष्ट्रीय आर्थिक विकास में योगदान मिलता है और व्यक्तियों की सुरक्षा होती है, क्योंकि यह तय करता है कि संविदा में दिए गए वादे निभाए जाए और कानूनी प्रतिकर प्रदान किया जाए। अगर वादे नहीं निभाए जा रहे हैं तो रेमेडीज प्रोवाइड की जाए। ठीक है? इसके अंदर कंक्लूजन में बेसिकली हमें क्या लिखना है? वही जो 6 पॉइंट्स हमने पहले पढ़े थे, वो 6 के 6 पॉइंट्स हम यहाँ पे कंक्लूजन में शॉर्ट में लिख देंगे। ठीक है? इसके साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके डाउट ज़रूर सॉल्व करूँगी। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।